हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग आरोह भाग 2 पुस्तक के एक चैप्टर है जिसका नाम रुबाइयाँ, यानी कि एक कविता के रूप में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि आज हम इस सेशन में वह सब पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। क्या क्या? एक तो हमें इस कविता का सार आना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, मुंह जबानी दिमाग में होना चाहिए यहाँ पे। अब मुंह जबानी दिमाग में एक एक शब्द का अर्थ याद हुआ प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ना, एमसीक्यू जितने भी होंगे वो सारे हम लोग हल कर लेंगे। और एमसीक्यू भी आ गया, पाठ का सार भी समझ में आ गया, तो प्यारे बच्चों फिर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें आराम से एक एक क्वेश्चन का आराम से लिख सकते हैं, हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस सेशन में हम लोग रुबाइयों कविता का जो है उसका कॉन्सेप्ट अर्थात कविता का सार हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यूज, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीनों चीज़ें। यानी इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है, तीन चीज़ें पढ़ना है। कविता का सार अच्छे से पढ़ो, एमसीक्यूज हल करो, फिर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करो जो एग्जाम में पूछा जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। अभी तो एक बार चर्चा कर लें कि रुबाइयाँ में क्या क्या लिखा है। तो रुबाइयाँ में क्या क्या लिखा है, अब उससे पहले आप लोग मुझे एक आंसर देंगे, रुबाइयाँ के लेखक कौन है। जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, हु इज लेखक ऑफ रुबाइयाँ, यानी रुबाइयाँ लिखने वाले लेखक का नाम क्या है, राइटर्स का नाम क्या है। तो रुबाइयों में क्या लिखा हुआ है, फिराक की रुबाई, ये देखो नाम आ गया यहीं पे, अब मैं क्या करूँ, फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है, यानी जिस प्रकार से हिंदी का घरेलू रूप, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान में किसी भी घर में जो घरेलू रूप दिखाई देता है, यानी किसी घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसकी माँ किस प्रकार से उसे खिलाती है, किस प्रकार से लाड प्यार करती है, वो सब यहाँ दिखाया गया है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना ले आऊं, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोगों को याद होगा सूरदास जी का पद कि जब कृष्ण जी जब बचपन में बालपन में वो सूरज को जब खिलौना समझ लेते हैं तो कहते हैं मैया मुझे तो यही खिलौना चाहिए, यानी उसके लिए सूरज नहीं, चंदा मामा। अब चंदा है ना, वास्तु में अर्थ में बच्चों के लिए एक मामा के रूप में एक कार्य करता है, तो मामा भतीजा बोलते हैं ना आप लोग, इस प्रकार से मामा भांजा, तो इस प्रकार से। तो मुझे नहीं पता, थोड़ा मैं अभी भतीजा बोला ना, भांजा, ऐसे मुझे नहीं पता संस्कृति में कि चाचा भतीजा होता है या चाचा भांजा होता है या क्या होता है, लेकिन अब थोड़ा सा पता समझ में आया कि मामा भांजा होता है। शायद मैं सही हूँ यहाँ पे, और मुझे कमेंट करके बता भी देना भाई ये सही है नीचे, क्योंकि मुझे बहुत कम चीज़ें पता होता है इन संस्कृति के बारे में कि उसका फलाने का लड़का क्या लगा तुम्हारा, अरे उसकी लड़की तुम्हारी क्या लगी, मतलब बहुत सारे ये चीज़ें ना बहुत कम समझ में आती हैं अभी, इसलिए थोड़ा गलती भी हो तो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन मामा भांजा ये लगभग ठीक है। ठीक है, तो चंदा मामा होता है बच्चों के लिए, मामे का ही प्रयोग करता है। मामा जिस प्रकार मामा भांजे का एक संबंध होता है ना, उसी प्रकार चंदा मामा का बच्चों के लिए खिलौने के रूप में प्रयोग यहाँ लिया गया है। तो ये जो छंद है, यह जो पद है, ये हमें सूरदास जी के वात्सल्य क्या होता है कि जहाँ माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वहाँ वात्सल्य रस होता है, यानी कोई भी माता पिता अपने बच्चों से जितना प्रेम करेंगे ना, वहाँ पे हमारा वात्सल्य रस होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं और चंदा मामा की नदियां किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना में निहाल हैं। यानी कि छत पर चले जाएंगे, चांद रात है और तारे टिमटिमारे, चंदा मामा दिख रहा है तो दूध और भात वहाँ पे मिला करके खाते हैं, ऐसी एक परंपरा चलती हुई आ रही है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ इंसान गरीब होते हैं, बच्चे तो होंगे, सीधी सी बात है। अब क्या होता है, वो महंगे खिलौने तो खरीद नहीं सकते, तो मामा होता है ना, वो वास्तविक रूप से जो अपने भांजे होते हैं उनके लिए खिलौना ही होता है। और हकीकत बात ये एक कठिन दौर था, देखो एक क्या कठिन दौर है, जब गरीबों की क्या हालत होती है, किस प्रकार से गरीब जो किसान होता है या गरीब कोई भी इंसान होता है वो किस प्रकार से तड़पता रहता है। घर लौट आए बहुत रोए माँ बाप अकेले, मिट्टी खिलौने भी सस्ते न थे मिले। इन बच्चों को मेला दिखाने के लिए ले गए
अब मेला दिखाने के लिए गए तो बच्चों ने जिद कर ली कि ये खिलौने चाहिए, तब उन्होंने पूछा ये खिलौने कितने के हैं, तो उन्होंने बताया ये महंगे निकले। तब उनकी जेब में इतनी हैसियत नहीं थी बेचारों की जो बच्चों को खिलौने दिला सके। अब जैसे ही आ तो गए घर, अब घर आकर के एक बीच अकेले में जा कर के दोनों पति और पत्नी रोते हैं कि हम देखो कितने ऐसे भी नहीं हो पाए हम लोग कि हमारे बच्चों को हम लोग मिट्टी के खिलौने दिला सकें। वो बहुत खूब रोते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप, उनको हमेशा खुश रखो यार। उन्हें कुछ ही नहीं चाहिए, बस उन्हें तुम्हारी खुशी चाहिए। उस खुशी के लिए तुम्हें क्या करना होगा, बस अच्छे से पढ़ाई करना, एक अच्छा इंसान बन के दिखाना बस। तो ऐसा मत करना यार, बहुत दुख होता है। इस पद को पढ़ता हूँ ना तो मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। तो तुम भी शायद मेरे जैसे, मैं भी एक इंसान हूँ तो आप भी एक इंसान है, तो दिल तो भरता है यार। देखो मतलब पढ़ा नहीं जाता। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में। कोई चाहता है कि अपने माँ बाप को कोई रोने देगा? नहीं। मिट्टी के खिलौने में सस्ते नहीं। अरे छोड़ो यार, नहीं चाहिए, ऐसे बनो, नहीं पापा नहीं चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए ही नहीं यार, क्या करूँगा, आज ले जाऊँगा कल फूट जाएगा। इस प्रकार से यदि उनका मनोबल बढ़ाओगे ना आप लोग, तो वो भी एक मजबूत बनेंगे, तुम्हें भी उन्हें मजबूत बनाना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे किन किन शब्दों का बिंबों का प्रयोग किया। लो का देना, यानी झूला देना। घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, यानी घुटनों में लेकर के बच्चे को माँ लेती है घुटनों में, जिससे सीधा खड़ा हो जाए उनको कपड़े पहनाने में आसानी होती है। गेसों में कंघी करना, गेसों यानी बाल, यानी गुजले जो है बालों में कंघी करना। रूपवती मुखड़ा, यानी कि अब यहाँ माँ के बारे में बताया कि रूपवती मुखड़ा दिखाई दे किसमें, नर्म दमक, यानी कि दीपक की एक रोशनी में। जिद्द आया बालक, बालक जिद करता है। रस की पुतली, ये रस की पुतली यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार के बारे में आप बताएंगे, तो रस की पुतली के बारे में बताया गया कि विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी उर्दू लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी के हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से गांधी जी ने एक हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है, तो फिराक गोरखपुरी जी ने भी उसी का प्रयोग किया है, हिंदी उर्दू और लोक भाषा। इन्होंने कहा गांधी जी ने कि लोक भाषा यानी कि हिंदुस्तानी भाषा ऐसी होनी जिसमें हिंदी भी और उर्दू भी और लोक भाषा यानी कि सामान्य जनजीवन वाले लोगों की भाषा भी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी बोले ना प्रत्येक इंसान उसे समझ सके आसानी से। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतरा है। अब बच्चा जैसे जिद करता है कि मैया मुझे तो वो चंदा मामा ही चाहिए, वो खिलौना ही चाहिए, तो माँ भी क्या करती है, माँ भी तो बच्चे को खिलाना जानती है ना। वो देखो ऐसे आईना करके बच्चे के चेहरे के सामने कहती है देख चांद आईने में उतर आया है, देख चांद आ गया था। बच्चे को क्या पता वो मेरा चेहरा है या चंदा मामा है, तो वो भी खुश हो जाता है। जब बच्चे की जिद पूरी हो जाती है और माँ का भी काम हो जाता है। चांद की परछाई भी चांद ही है, यानी कि उस आईने में चांद की परछाई दिखाई जाती है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला, यानी कि अब माँ ने कल्पना किया है कि उसमें आईने में चांद की परछाई दिखाई गई। अब बच्चों क्या बताए परछाई या चंदा मामा नहीं है, तो बच्चे का तो मुकाबला ही क्या आंखों का, वैसे माता का था ऐसे बच्चे की आंखों का मुकाबला क्या, वो तो उसे क्या समझ लेता है चंदा मामा, और माँ बच्चे को भी जिद पूरी कर देती है। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छः माह से पर्व त्योहार पर ही सही पर कुछ नई फरमाइशें पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी खिलौने, राखी में बिजली के तरह चमकते हुए लच्छे, यानी कि अब जो माँ बाप अपने बच्चों को मोटे मोटे बड़े बड़े यानी महंगे खिलौने नहीं दिला सकते, तो कुछ त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली आ गया तो चीनी मिट्टी खिलौने ले आए, उसमें दीपक जला दिया है। जैसे कि रक्षाबंधन आ गई तो राखी बांधी तो वो लच्छे लटक देते हैं, धागे लटकते रहते हैं, उन्हें बिजली की चमक जैसा बताया गया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, ध्यान रखना किस त्यौहार को मीठा बंधन बताया गया है, रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं, सावन में रक्षाबंधन आता है, सीधी सी बात है। सावन का जो समय, ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से, और ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सावन का जो संबंध झीनी गठा से है, गठा का संबंध बिजली से है, और वही संबंध भाई का बहन से, यानी कि सावन का संबंध किससे है, झीनी गठा से, गठा का संबंध किससे है, बिजली से है, और भाई का संबंध किससे, बहन से। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो रुबाई क्या है, आपसे पूछ रहे रुबाई क्या है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद और स्वच्छंद होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, तुक होता है ना, जैसे कि मामा, रामा, श्यामा, ऐसे देखो आमा 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 ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे तुक मिलाया जाता है पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में, लेकिन तीसरी पंक्ति होती है वह स्वच्छंद होती है। रुबाई क्या होती है कि उर्दू फारसी एक छंद होता है जिसमें 4 पंक्तियां 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना
छंद में पंक्ति को चरण कहा जाता है। यहाँ पे जैसे 4 पंक्तियां ना, चरण कहा जाता है छंद में, तो 4 चरण होते हैं। पहली, दूसरी, चौथी में काफिया मिलाया यानी तुक मिलाया जाता है, लेकिन तीसरी जो पंक्ति होती है वह स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना। अब देखो पहली रुबाई क्या है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लौका देती, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब एक माँ है, वो आंगन में लिए हुए अपने चांद के टुकड़े को अपने बेटे को लेकर खड़ी हुई है। अब कभी कभी तो वो उसे अपने हाथों में झुला देती है, गोद में ही ऐसे, और कभी कभी उसे उछाल करके फिर पकड़ती है। अब तुम ये देखो, ये भी जैसे मान लो ये बच्चा है, मान लो ये बच्चा है, ठीक। अब इसको गोद में लेते हैं, कभी कभी हम लोग अपने गोद में भर लेते हैं, प्यार करते हैं ना, और कभी कभी उसे ऐसे उछाल करके फिर आस में गोद में लेते हैं, इस प्रकार से ऐसे लेते हैं ना, गोद में ऐसे ऐसे करते हैं। तो बच्चों को यह प्रक्रिया ना बहुत अच्छी लगती है, अच्छी है ना, बहुत जोर जोर से हंसता है, जैसे पूरा आंगन जो होता है ना उसमें बच्चे की खिलखिलाहट अच्छी गूंज पड़ती है। देखो, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यानी कि एक माँ है जो अपने आंगन में अपने चांद के टुकड़े को अपने बेटे को लेकर के खड़ी हुई है। कभी कभी वो अपने हाथों में झुलाती है और कभी कभी उसे अपने गोद में भर लेती है, अच्छा उसे प्यार कर लेती है। कभी कभी उसे हवा में उछाल देती है, फिर उसे अपनी गोद में भर लेती है। और यह उछालने की क्रिया है बार बार होती है, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बच्चा बहुत तेज हंसी से खिलखिलाता है, और उसकी जो गूंज है, उसकी जो आवाज़ है पूरे आंगन में, पूरे मकान में गूंज उठती है, और माँ को भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक माँ है अपने बेटे को लेकर आंगन में खड़ी हुई है, कभी कभी वह उसे हाथों में झुलाती है, कभी कभी उसे गोद में ले लेती है, प्यार कर लेती है, और कभी कभी वह उसे क्या करती है, हवा में उछाल देती है ऐसे रुक रुक करके, इस प्रकार से। तो वह प्रक्रिया है ना, बच्चों को क्रिया बहुत अच्छी लगती है और बच्चा जोर जोर से खिलखिलाकर हंसता रहता है। इस रुबाई में शायर कहते हैं कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को लिए खड़ी है। वह अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों में झुलाने लगती है, कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है और वह बार बार बच्चे को हवा में उछालती भी है। यह क्रिया बच्चे को अच्छी लगती है और वह बहुत प्रसन्न होता है, जिससे आंगन में उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। देखो कैसी भाषा है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, अर्थात मिश्रित क्या हो, क्योंकि इसमें लोक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे गांधी जी ने हिंदुस्तानी भाषा कहा था। रस वात्सल्य रस कहाँ होता है, जहाँ माता पिता द्वारा बच्चों का प्रेम दिखाया जाए वहाँ पे। छंद रुबाई है, बता चुका हूँ, 4 चरण होते हैं, पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। दृश्य बिंबों का प्रयोग, श्रव्य दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अब दृश्य में दिखाता है कि माँ किस प्रकार गोद में लेके आंगन में माँ खड़ी होती है बच्चे को, और श्रव्य क्या है, बच्चे की आवाज़ गुनगुनाती है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है। दूसरा है नहला के छल निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। यानी कि अब माँ है वह निर्मल जल से बच्चे को नहला रही है, जिससे वह पानी है ना छलक रहा है, और फिर नहलाने के बाद में उसके उलझे हुए बालों में क्या करती है, कंघी करती है, और फिर वह अपने दोनों घुटनों के मध्य बच्चे को लेकर कपड़े पहनाती है। उस समय जिस प्यार से देखता है वह बच्चा माँ के मुँह को, तो माँ कहते हैं ना मैं बलिहारी जाऊँ, यानी कि माँ को बहुत अच्छी वो देखता है ना, मतलब जिस प्यार से देखता है ना, तो वह जिस प्यार से उस माँ के मुखड़े को देखता है, माँ उसके मुखड़े को देते हैं, माँ को बहुत अच्छा लगता है। माँ कहती है ऐसा ही जीवन मुझे रोजाना प्राप्त होता रहे, यही खुशी मेरे पास हमेशा रहती रहे। माँ है वो अपने बच्चे को निर्मल जल से नहला रही है, जिससे पानी झलक रहा है उसे, क्योंकि उलझे हुए बाल थे तो पानी झलकेगा, और फिर वह उसके बाद नहलाने के बाद में उसे उलझे हुए बालों में कंघी करती है, और जिस प्यार से बच्चा माँ के मुँह को देखता है तो वह जो दृश्य है वह बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद वह दोनों घुटनों के मध्य बच्चे को सीधा खड़ा करके उन्हें कपड़े पहनाती है, क्योंकि इससे आसानी होती है माँ को कपड़े पहनाने में। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ अर्थात साफ जल से नहलाती है, जिससे उसके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है और कंघी से उन उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। जब माँ उसे अपने घुटनों के बीच में लेकर खड़ा करती है, जिससे बच्चा सीधा खड़ा हो और वह इधर उधर न हो, और वह उसे सरलता से कपड़े पहना सके, तब बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखता है, तो माँ की उसकी सुंदरता मोह लेती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ दीपावली के त्यौहार का उल्लेख किया गया है, यानी कि
जब दिवाली की शाम होती है तो सभी लोग अपने घर को रंग रोगन से पोत लेते हैं और रंग बिरंगे फल फूल लाइटों से द्वारा सजा देते हैं। यानी कि दिवाली की शाम है जिसमें सभी लोगों ने रंग रुंग करके पोत करके और उसे मकानों को सजा रखा है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। और अब माँ जिन बच्चों को महंगे चीनी मिट्टी खिलौने नहीं दिला पाई उस समय वो उन्हें चीनी मिट्टी खिलौने लाकर दे देते हैं। अब उस चीनी मिट्टी के खिलौने में माँ है जो उस घर बच्चे के घरौंदा होता है, बच्चा का खिलौना होता है, वह उसमें एक दिया जलाती है। दिया जलाते ही जो माँ का जो मुखड़ा है वो बहुत सुंदर मुखड़ा है, उस दीपक की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। कवि कह रहा है कि जब दिवाली का त्यौहार आता है, दिवाली की शाम होती है तो सभी लोग अपने अपने घर को धो करके उसे रंग पोत लेते हैं और रंग बिरंगे फल फूल और लाइटें लगा करके बहुत सुंदर सजा लेते हैं। उस समय माँ बाप और बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए चीनी मिट्टी खिलौने लाते हैं। चिकनी मिट्टी खिलौने होते हैं ना, चीनी मिट्टी वाले खिलौने वो लाते हैं। और माँ क्या करती है, उस बच्चों वाले घरौंदा जो होता है यानी कि जो खिलौना होता है उसमें माँ एक दीपक जलाती है। उस दीपक की रोशनी में माँ का जो रूपवती मुखड़ा, बहुत सुंदर मुखड़ा है, वो उस रोशनी में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत रूबाई में शायर कहते हैं कि दीपावली की शाम रंग रोगन से पुते एवं सजे हुए घरों में माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई के नाम पर चीनी मिट्टी के बने जगमगाते हुए खिलौने लाती है। वह बच्चे के छोटे से मिट्टी के घर में एक दीपक जलाती है। ऐसा करते हुए उस दीपक की रोशनी में माँ के सुंदर मुँह पर हल्की सी कोमल सुंदर चमक आ जाती है, अर्थात माँ का चेहरा उस दीपक की रोशनी में खिल उठता है। बहुत सुंदर। आंगन में ठुनक रहा जिदियाया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब बालक है ना जिद कर रहा है और आंगन में पड़ा हुआ ठुनक रहा है, मुझे तो वही चांद चाहिए। मतलब बच्चे होते हैं ना, बच्चे बहुत तरह के मतलब जिद करते हैं। मतलब ऐसे हो जाएगा, गर्दन छुपा लेगा, फिर रोएगा, ऐसे देखेगा, माँ देख रही है तो फिर रोने लग जाएगा, फिर कहेगा ना, फिर माँ नहीं देख रही है ना तो फिर चुपचाप हो जाएगा, फिर देखेगी ना। जैसे मतलब बच्चों का अलग हीपन का एक वो होता है ना, जिद्दीपन होता है ना, बहुत ही नाजुक कोमल होते हैं ना बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या हो रहा है, बालक है ना जिद करता हुआ आंगन में पड़ा हुआ है, यानी कि एक जगह है, वह क्या कर रहा है, ठुनक रहा है। यानी कि कभी रो लेता है, कभी देख लेता है, कभी हंस लेता है, मतलब ठुनक रहा है, धीरे धीरे रो रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि बालक का जो मन है वह उस चंदा मामा पर उसका जी ललचा गया, कहता है कि मुझे चंदा मामा खिलौना चाहिए। अब माँ क्या करती है, उस जिद को पूरा करने के लिए उसके सामने आईने में दर्पण देकर कहती है, देख चंदा मामा उतर आया है। अब उस दर्पण में माँ ने चंदा मामा की परछाई दिखाई और उसका चेहरा भी दिखाया। तो बच्चे को क्या पता कि चंदा मामा ये है या वो है, तो बच्चे की जिद भी पूरी हो जाती है। जब भी तो कहते हैं कि माँ बाप में दोनों में यदि हम लोग डिफरेंस करें ना तो माँ ही बच्चे को अच्छे से पाल सकते हैं, पिताजी इतना नहीं कर सकते जितना माँ। और बच्चे इसलिए तो माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं पिता से। प्रस्तुत रूबाई में शायर कहते हैं कि बच्चा आंगन में मचल रहा है, ठुनक रहा है और वह जिद कर रहा है क्योंकि उसे उसका मन है वह चांद की ओर आकर्षित हो गया है और वह अपनी माँ से उस चांद को लेने की जिद कर रहा है। माँ बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए उसे दर्पण देते हुए कह रही है कि देख बेटा दर्पण में चांद उतर आया है, क्योंकि बच्चा माँ के लिए चांद का टुकड़ा ही है। इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरी करती है। भाषा वही हिंदुस्तानी भाषा, वात्सल्य रस है, छंद रुबाई है, दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। इस रुबाई में भ्रांतिमान अलंकार है। क्यों? क्योंकि आईने में चांद को दिखाया गया, भ्रांति हो रही है बच्चों को। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है गठा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे लच्छे भाई के बांधती चमकती राखी। अब यहाँ रक्षाबंधन दो त्योहारों को उल्लेख किया गया, एक दीपावली और एक रक्षाबंधन। लेखक कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की जो सुबह सुबह होती है वह रस की पुतली होती है, रस मीठा बंधन होता है। रक्षाबंधन कैसा बंधन है? मीठा बंधन होता है। और बादलों में, क्योंकि श्रावण मास में आती ही है, श्रावण मास में आती है तो आकाश में बादलों की हल्की हल्की गठा छाई हुई है। और जिस प्रकार से बादलों में हल्की हल्की गठा छाई हो तो जैसे बिजली चमकती है ना जोर जोर से, उसी प्रकार भाई रक्षाबंधन पे भाई के जब बहन राखी बांधती है तो उसके लटकते हुए जो लच्छे हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं? बिजली की तरह चमक रहे हैं। कवि क्या कह रहा है? रक्षाबंधन की जो सुबह सुबह है वह रस की पुतली है, वह मीठा बंधन है। और आकाश में बादलों की गठा छाई हुई है हल्की हल्की सी। और जिस प्रकार से जब बादलों गठा छाती है तो बिजली चमकती है ना, उसी प्रकार रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के
हाथ में राखी बांधती है, तो राखी बांधते जो लच्छे लटकते हैं ना, तो उसकी उपमा दी गई है रक्षा उनके बिजली के चमक से, यानी कि जो लच्छे हैं वो कैसे तरह नजर आ रहे हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं राखी के लच्छे यानी राखी के धागे। प्रस्तुत रुबाई में शायर कहते हैं कि रक्षाबंधन की वह मधुर सुबह जो मिठास की सौगात है, श्रावण का महीना होने के कारण आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। इन बादलों में जैसे बिजली चमकती है, उसी तरह राखी के लच्छे अर्थात धागे बिजली की तरह चमक रहे हैं। और बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है, तो वह राखी बिजली की चमक से और अधिक चमक उठती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेम है, थोड़ा ध्यान रखना। राखी के धागों को चमकती हुई बिजली से उपमा दी गई है। इस रुबाई में कवि ने बादलों में गट्ठा का जो संबंध बिजली से होता है, वही संबंध भाई का बहन से होता है, कवि ने ऐसा बताया है। अब ये आते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो बताइए जल्दी से क्या होगा, रुबाइयों में किस छंद का प्रयोग किया गया है, बता सकते हैं मुझे, बताइए जल्दी से। किस छंद का प्रयोग किया गया, तो किस छंद का, रुबाई का। और इसमें कितने चरण होते हैं, 4। पहली, दूसरी और चौथी चरण में क्या मिलाया जाता है, तुक, जिसे काफिया बोला जाता है। और तीसरी पंक्ति क्या होती है, श्वय छंद होती है, यानी श्वय तंत्र होती है। रुबाइयों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो बिंबात्मक शैली का, बताया गया ना अभी, बिंबात्मक। बिंब यानी क्या होता है, चित्र, इमेज होता है। बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया बेटा, भावपूर्ण बिंबात्मक। रुबाइयों में किस रस का प्रयोग हुआ है, रुबाइयों में किस रस का प्रयोग हुआ है, वात्सल्य। जहां माता पिता द्वारा बच्चों का प्रेम दिखाया जाता है, वहां वात्सल्य रस होता है प्यारे बच्चों। घर में किससे बने सुंदर खिलौने लाए गए हैं, चाय पत्ती, चीनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी या सीमेंट मिट्टी। तो आपको पता है चीनी मिट्टी के खिलौने लाए गए थे। ठीक है, किसके, चीनी मिट्टी के। दिवाली के अवसर पर रूपवती के मुख पर क्या होती है, एक नर्म चमक, एक गर्म, एक ठंडी चमक, एक सरल चमक। तो उस दीपक की रोशनी में, उस दीपक की लो में माँ की एक नर्म चमक, नर्म यानी एक एक अच्छा मुखड़ा, रूपवती मुखड़ा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर मुखड़ा। बालक का मन किस पर ललचाया, लल्लू सा क्वेश्चन है लेकिन है महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों। तो किस पर ललचाया, चांद पर ललचाया। ये तो बहुत ही बड़ा है, वात्सल्य रस सूरदास जी का, मैया रे मुझे यही चंद्र खिलौना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं ना, माँ अपने पुत्र की जिद को क्या देकर पूरा करती है, आईना। बिना ऑप्शन भी कर सकते हो, जिद किसकी, चंदा मामा की, और आईने के सामने आईना करके उसमें परछाई दिखा दी तो कहती है जिद पूरी हो गई। किसके लच्छे चमक रहे हैं, राखी के, बिजली के, दुपट्टे के या आंचल के। तो राखी के लच्छे चमक रहे हैं किसकी तरह, बिजली की तरह। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं, सूरज की तरह, चांद, दर्पण, बिजली। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं राखी के लच्छे। ध्यान रखना, गलती मत करना बिल्कुल। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी 5 ही तो रुबाई हैं, और रुबाइयों का एक एक अर्थ मैंने बता दिया अच्छे से। रुबाई में श्रावण का संबंध किससे बताया गया है, बताओ, श्रावण का संबंध किससे है, बादलों से, गठाओं से, राखी के लच्छों से या रक्षाबंधन से। तो रुबाई में श्रावण का संबंध किससे बताया गया है, बता सकते हैं आप लोग। श्रावण किस माह में आती है, वो रक्षाबंधन किस माह में आती है, श्रावण मास में आती है। तो अब श्रावण का संबंध किससे बताया गया, गठाओं से। और गठाओं का संबंध किससे बताया गया, बिजली की चमक से। और भाई का बहन से बताया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ। तो रक्षाबंधन श्रावण मास में आती है, उसमें बिजली की तरह राखी के लच्छे चमकते हैं। ठीक है, और श्रावण का संबंध किससे बताया गया, गठाओं, हल्की हल्की गठाओं से बताया गया। माँ बार बार हवा में क्या उछालती है, गेंद, फल, कपड़ा या बच्चा। तो माँ बार बार अपने बच्चे को उछालती है, जिससे उसकी गूंज पूरे आंगन, पूरे मकान में गूंज उठती है। हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है, हवा में बच्चे की क्या गूंज रही है, घुंघरू, पायल, रोना या सी। जब माँ बार बार उछालती है तो असी गूंजती है, डी ऑप्शन। माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है, निर्मल जल से। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ये। किस पर्व पर घर लिपे पुते, साफ सुथरे व सजे धजे होते हैं। तो किस पर्व पर, तो दशहरा, रक्षाबंधन, होली, दिवाली। तो दीपावली पे सब लोग घर को धो करके रंगन पोतन कर देते हैं। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म कब हुआ, बताइए। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आंसर देना है आप लोगों को।
फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। ये तो आंसर दिख गया आपको 1896 में। ठीक है, तो क्या नाम है, रघुपति सहाय है क्या, ये रहा। ठीक है, देखो रघुपति रघुपति रघुपति, सहाय सहाय, गुलाम द्विवेदी, तो क्या है, रघुपति सहाय है, ध्यान रखना। फिराक गोरखपुरी जी का नाम है, मूल नाम है रघुपति सहाय। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण फिराक कितने वर्ष जेल में रहे, बताइए। 2, 1.5, 3 या 2.5, बता सकते हैं आप लोग मुझे, कितने वर्ष जेल में रहे, बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा इसका आंसर। बता सकते हैं क्या? 1.5 वर्ष, डेढ़ वर्ष क्या सही है, 1.5 वर्ष। फिराक गोरखपुरी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आंसर कमेंट बॉक्स में देना है मुझे। वो इसका तो आंसर मैंने बता दिया था। फिराक गोरखपुरी का जन्म होता है वो 1896 में होता है, वो मिल गया था आंसर हमें पीछे नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन ये आंसर हमें बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त होता है। अब आते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है, क्या भाव व्यंजित करना चाहता है अभी। शायर राखी के लच्छे अर्थात धागों को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन के दिन जिस तरह हल्की हल्की गठाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती राखी बांधती है। वह बिजली की तरह पवित्र और स्वच्छ है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। सावन का संबंध जीनी गठा से है, गठा का संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का किससे होता है, बहन से होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है, बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित किया है, क्योंकि जिस प्रकार से भाई की हाथ में राखी बांधती तो लच्छे होते हैं, लच्छे होते हैं, वो बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं बिजली की चमक की तरह, क्योंकि बहन और भाई अपनी बहन को वचन देता है उसकी पूरी उम्र तक रक्षा करने की, ये भी ध्यान आपको रखना है। टिप्पणी करना है, गोदी में चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है, सावन की गठा व रक्षाबंधन का पर्व में क्या है, संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, वो आपको बताना है। तो गोदी के चांद का मतलब क्या हो गया, गगन का चांद, आसमान का चांद, और गोदी का चांद माँ गोद में लिए हुए बच्चे की, तो मामा भांजा का संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है। गोदी के चांद से तात्पर्य है अब उसके अपने पुत्र से। आकाश के चांद का गोदी के चांद का पुराना रिश्ता है। आकाश के चांद को चंदा मामा माना जाता है या कहा जाता है। जब बच्चा चंदा मामा को खिलौना समझकर उसे लेने की जिद करता है तो माँ उसके हाथ में दर्पण देकर उसके चेहरे को दिखाकर कहती है, देख बेटा दर्पण में चंदा मामा उतर आया। इस प्रकार चंद्रमा और बच्चे में मामा भांजा, देखो भांजा मैंने बताया ना, भतीजा नहीं होता, चाचा भतीजा होता है, फिर मैंने बता दिया तो पहले ही मामा भांजा होता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सावन की गठाएं और रक्षाबंधन का पर्व में, क्योंकि सावन में ही आती है, क्या सावन में ही गठाएं छाती हैं बादलों की, और रक्षाबंधन में सावन में आता है। श्रावण मास अर्थात वर्षा ऋतु में रक्षाबंधन का पर्व बनाया जाता है, बनाया नहीं मनाया जाता है। यह बंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते का बंधन होता है। इस दिन बहन अपने भाई को चमचमाती राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। सावन में गठाएं आकाश में छाए रहती हैं, तभी यह त्यौहार बनाया नहीं बेटा मनाया जाता है, गलती से ब आ गया। ठीक है, माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है, तो किस प्रकार से स्वच्छ जल से नहलाती है, केसों में कंघी करती है और दोनों घुटनों के मध्य कपड़े पहनाती है। इस प्रकार से माँ बच्चे को निर्मल और स्वच्छ जल से नहलाती है और उसके उलझे हुए बालों को प्यार से कंघी करती है, उसे अपने दोनों घुटनों के मध्य खड़ा करके कपड़े पहनाती है, जिससे बच्चा बहुत खुश होता है और वह अपनी माँ को बड़े प्यार से देखता है। बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है, चंदा मामा के कारण। बच्चा चंदा मामा को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है और वह उसे लेने की वह पकड़ने की क्या करता है, जिद करता है। वही बात है जो कृष्ण जी ने की थी बचपन में। फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली विचार करें, नहीं पूछा जाएगा, याद मत करना, वैसे याद करो तो देख लेने से। फिराक गोरखपुरी मूलतः शायर है, उन्होंने रुबाइयाँ गजल आदि लिखे हैं। हमारे सिलेबस से गजल हट चुकी है, ध्यान रखना। इन सब में उन्होंने प्रमुख रूप से उर्दू और उर्दू के साथ हिंदी और लोक भाषा का भी प्रयोग किया है। फिर भी इनकी भाषा में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं दिखती, लगभग सभी पाठकों को समझ में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी रुबाइयों का चैप्टर था, कविता थी, इसका सारे पढ़ा, एमसीक्यूज पढ़ा और हम लोगों ने सब्जेक्टिव भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ें हमें दिमाग में याद हो गई होंगी। तो कैसा लगा सेशन,
उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।